ये क्वेश्चन दे रखा, सबसे पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का दे रखा है, हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। और ये सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा वो मैंने लिख दिया है। क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाता और करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, ये डैश लगा रखा है, then the value of R upon R dash is। ठीक, क्या बताया, सवाल को मैं समझाता हूँ, सोल्यूशन करता हूँ इसका। कि एक वायर है, इसका लेंथ L दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस R है। ठीक, इस वायर को सबसे पहले 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो ये 5 इक्वल पार्ट्स ले लिया हम लोगों ने, ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब ज़ाहिर है इसका लेंथ जो है ना कम हो गया, ये जो रेजिस्टेंस होगा ये ऐसे 5 इक्वल पार्ट हो गए। ठीक, तो अब जाहिर जो रेजिस्टेंस होता है वो रो L अपॉन A के बराबर होता है। यानी रेजिस्टेंस जो है ना लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो जो लंबा ज़्यादा लेंथ होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ जो है ना काट दिया, 5 पार्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस कम हो गया। अब एक वायर का स्मॉल पीस का कितना रेजिस्टेंस होगा वो हम लोग R ले लेते हैं, R/5 आ जाएगा ये, R/5, क्योंकि इसका लेंथ जो है ना 1/5 हो गया तो इसका रेजिस्टेंस भी घट गया। ये कितनी बात सुन में। और अब ये जो वायर है, ये वायर भी पैरेलल में कनेक्ट है। तो ये पैरेलल में जब कनेक्ट है इस तरह से, ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है। ठीक, तो जब कभी भी ये, अब सबका रेजिस्टेंस R/5 है, R/5 है, R/5 सबका R/5 है, तो इसका ये सभी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो गए। ठीक है, ये आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर का कैसे क्या फॉर्मूला होता है, R इक्विवेलेंट आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए R/N होता है। ये हम लोगों ने किया ना, थ्योरी में बताया था कि जब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होते हैं तो एक रेजिस्टेंस कितना है और कितने ऐसे पैरेलल में कनेक्ट है उतने से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहते हैं, अगर ये देखेंगे यहाँ पे, तो ये R जो है इक्विवेलेंट को R डैश कहते हैं। तो ये जो है R/N है, ये R, ये जो R है बेसिकली ये R/5 है। इसका जो रेजिस्टेंस है ये R/5 है, तो इसको तो हम लोग लिख देते हैं R/5। इस वाले को हम लोग ये R डैश लिख दिया, और ये नीचे जो N जो है 5 है, ये 5 ऐसे रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है। तो ये R डैश का वैल्यू हो जाएगा ये R/25। ठीक है, कितनी बात सुने। अब हमें ये जो फॉर्मूला दे रखा R/R डैश लेना है, R/R डैश, तो ये यहाँ ला लेते हैं। 25 R डैश इज इक्वल टू R हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू R/R डैश हो जाएगा। ये हमारा इसका रेशियो आ जाएगा R/R डैश का, और इस तरह से इसका ये D आंसर हो जाएगा 25 अपॉन R/R डैश। ये R जो है ना ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, और R डैश जो है ना 5 पीस करने के बाद पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद पैरेलल में जब हम लोग उसको ज्वाइन करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कितना होता है वो R डैश होता है, उससे दिखाया गया। और ये जो है ना R डैश बहुत ही छोटा हो गया, यानी 1/25 हो गया। जब रेशियो लिया हम लोगों ने इसको R/R डैश का तो 25 आ गया। ये यहाँ तक समझ में आ गया, ये यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, ये तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था तो उसी के हिसाब से ये हमारा हो गया। लेकिन क्या बताया कि अगर इसका रेजिस्टेंस को बदल दे, यानी ऐसे तो हमारा क्वेश्चन में जो बुक में दे रखा वो R/R डैश है, तो ऐसे पूछेगा तो आपका R/R डैश 25 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन को बदल दे, क्या होता है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली पूछते हैं तो हमें आंसर याद होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर ट्विस्ट कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, मैं इसको समझने के लिए R/R डैश इज इक्वल टू 25 लिख दिया। R है ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन R डैश इक्विवेलेंट आफ्टर कटिंग 5 पीसेस कनेक्टेड इन पैरेलल।
उसका वैल्यू है ये। तो ये हम लोग इसको आर ओरिजिनल अपॉन आर इक्विवेलेंट, इसको 25/1 कर सकते हैं ऐसे। ये जो बुक में दे रखा ऑलरेडी जो हमसे पूछा, आर ओरिजिनल अपॉन आर इक्विवेलेंट, इतना प्रोसेस करने के बाद कट करे पहले में कनेक्ट किया। तो अगर हम इसी को आर इक्विवेलेंट यानी आर डैश अपन आर कर दे, आर डैश अपन आर कर दे, इधर मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, आर डैश अपन आर कर दे तो क्या हो जाएगा आंसर इसका। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए कि कभी कभी क्वेश्चन जो है ना आसान तो है, ये आर डैश अपन आर कर ले तो क्या हो जाएगा 1/25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है जो क्वेश्चन के हिसाब से वो तो डी आंसर है और ये ठीक है क्वेश्चन के हिसाब से आपको, लेकिन अगर ये ट्विस्ट कर दिया यानी कि रेसिप्रोकल कर दिया तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से करना है कि पहले ओरिजिनल अपॉन इक्विवेलेंट का जो दे रखा हो तो 25 है, और अगर आर डैश ऊपर कर दे और आर नीचे कर दे यानी कि इक्विवेलेंट अपन ओरिजिनल कर दे तो 1/25 हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान रखना है और इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ये आपके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा उसके हिसाब से आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे जो बदल सकता है और बदलने के बाद हल्का सा ट्विस्ट कर दे तो वहीं पे हम लोग फंस जाएंगे। यानी कि हमें तो यार सब सही समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल हम लोगों ने सही लगाया है, ये तो लगा कि हम लोग क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आए क्योंकि 25 आंसर था एनसीईआरटी में, लेकिन ये जो चेंज किया है ये चेंज हो सकता है कितनी बात सुन में। तो ये ध्यान रखना है कि जो चॉइस दे रखा है ओरिजिनल अपन इक्विवेलेंट दे रखा है या इक्विवेलेंट अपन ओरिजिनल दे रखा है, ठीक, ये ध्यान रखना है। ये तो मैंने करा दिया, यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताइए, उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको, किसी को कुछ पूछना तो नहीं। ये अगला क्वेश्चन हम लोग लिखा है, क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। एक सर्किट में जो पावर कंजम्पशन होता है या पावर जो निकालते हैं तो वो पावर के फॉर्मूले होते हैं, इनमें से कौन सा फॉर्मूला पावर का फॉर्मूला नहीं है। पावर का फॉर्मूला तो जानते हैं, अभी हमने थ्योरी में पढ़ाया था सब, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, इसमें पावर का फॉर्मूला है V/I, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। अगर V को हटाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं V को हटा के I/R, ये I लिख दिया, ये V को हटाएंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V = I/R होता है। तो हमने V को हटाया तो I/R लिख दिया, इसको पावर लिखेंगे तो I² R हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक I²R ये तो है और ये भी है, और अगर I को हटाते हैं हम लोग तो V तो रहते हैं, V/R लिख देते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ से I निकालेंगे तो V/R = I आ जाएगा। तो हमने ये आ जाएगा V²/R, ठीक है। तो पावर का ये फॉर्मूला हो जाता है। तो ये तीन फॉर्मूला है, एक VI है कितनी बात में, एक I²R है और एक V²/R है। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन सा है। ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, R² भी नहीं है। तो इसमें से पूछा नॉट, तो ये B0 है, ठीक है, कितनी बात समझ में। डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर, तो ये I/R² ये इलेक्ट्रिकल पावर नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये तो जानते हैं इसको, कितनी बात समझ में आई। आगे चले, कुछ पूछना तो नहीं किसी को, ठीक है, आगे चलते इसे मिटाते हैं। ये अगला क्वेश्चन रखा, क्वेश्चन नंबर 3, an electric bulb is rated 220 volt 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be, यानी एक बल्ब पे ऊपर लिखा रहता है, हर बल्ब पे देखा होगा लिखा रहता है कि इतने वोल्टेज पे काम करेगा, इतना इसका पावर है। तो ऐसे ही दे रखा है कि एक वो बल्ब है, ये 220 वोल्ट पे काम करेगा, 100 वाट का बल्ब है ये। अगर ये ही बल्ब को 110 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया जाए तो कितना पावर कंज्यूम करेगा ये बताना है, ठीक है।
इतनी बात समझ में आई। सॉल्यूशन करते हैं। एक बल्ब है, जैसे ये एक हमारा एक बल्ब है, ये इस तरह से बल्ब है ये, ठीक। तो इसका जो पावर होगा और वोल्टेज के टर्म, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में अगर कनेक्ट करेंगे पावर को तो V स्क्वायर अपन R होता है। वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में लेंगे पावर को तो कितनी बात समझ में, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपन R होता है। एक बल्ब है तो इसका रेजिस्टेंस जो लेंगे ये R को इधर कर लेते हैं, V स्क्वायर अपॉन P कर लेते हैं, तो ये इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये तो पहले वाले कंडीशन में ये R1 जो R है ये रेजिस्टेंस है और ये V1 है, ये P1 है, यानी कि पोटेंशियल कितना है और वोल्ट पावर कितना है ये ले लिया। लेकिन दूसरे कंडीशन में इसी बल्ब को हम लोग 110 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पावर कितना कंज्यूम होगा, तो R इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन P2 ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है ना, ये ऐसे आ जाएगा। लेकिन चूँकि बल्ब सेम है तो रेजिस्टेंस सेम होगा, तो क्या होगा कि ये R ये इक्वल कर दे, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो V1 स्क्वायर P1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर P2, ये दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक। अगर हम लोग P1 अपॉन P2 करते हैं, P1 अपॉन P2, तो V1 अपॉन V2 ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे P1 अपॉन P2, P1 इधर चला गया, P2 नीचे, ये इसके नीचे आ गया। कितनी बात समझे। ये हमारा एक रिलेशन था P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर, ये रिलेशन यूज़ करेंगे हम लोग। कितनी बात समझे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि पहले जो पावर कंज्यूम हो रहा है वो 100 वाट का है और पहला जो पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट का है। दूसरा पावर कितना कंज्यूम होगा अगर दूसरा वोल्टेज दे रखा है 110 का है तो, ठीक है। कितनी बात सुनिए। तो मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ या उसके आगे ही कर दूँ, दिख रहा है सबको। तो पावर जो पहले था वो 100 वाट का था, दूसरा पावर हमें यूज़ करना बताना है। पहला जो वोल्टेज था 220 था, दूसरा 110 था, ये कॉमन स्क्वायर कर दिया, इससे कैंसिल कर दिया, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4 के बराबर आ गया। P2 को यहाँ कर लेते, 4 को यहाँ लाते हैं, तो क्या हो गया 100 अपॉन 4 इज इक्वल टू P2, 4 से 25, यानी अब जो पावर कंज्यूम होगा 25 वाट का पावर कंज्यूम होगा। कितनी बात समझे। और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा D। कितनी बात समझे। एक बल्ब था जब पहले उसका पावर 100 वाट था, 220 वोल्ट पे कनेक्ट था तब, लेकिन अगर उसी को 110 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया जाए तो अब पावर कितना वो कंज्यूम करेगा, तो वो 25। ये फॉर्मूला, ये रिलेशन याद रखिए, ये कई सारे क्वेश्चन को करने के लिए काम में आएगा। अगर बल्ब सेम है तो, या कोई भी डिवाइस अगर सेम डिवाइस पे अलग अलग पोटेंशियल या पावर यूज़ करना चाहते हैं तो, सेम डिवाइस है तो उसका रेजिस्टेंस सेम था तो इनको इक्वेट कर दिया, ठीक है ना। अगर बल्ब बदल जाएगा तो फिर बदलेगा, दूसरा कंडीशन लगाएंगे, लेकिन सेम बल्ब है तो ये दोनों, ये फॉर्मूला P1 अपन P2 V1 अपन V2 का होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप लोग जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं हमें मैसेज कर सकते हैं। आप लोग को आ रहा है समझ में, ठीक है, आगे बढ़ाए, ठीक है। चलो ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, 2 कंडक्टिंग वायर्स of the same material and of equal length and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। क्या दे रखा है कि दो वायर है, दोनों वायर एक जैसे हैं, उनका लेंथ, डायमीटर और दोनों ही वायर सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो दोनों का रेजिस्टेंस बराबर ही रहेगा। अब वो तो दोनों रेजिस्टेंस है, पहले एक बार पैरेलल में सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और दूसरी बार जो है ना एक बार पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड ले सकते हैं, जो हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड होता है पावर कहलाता है, हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर। तो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, या यूँ कह सकते हैं जो पावर है उनका रेशियो क्या होगा, एक बार जब सीरीज में कनेक्ट करें कितना हीट प्रोड्यूस किया है
और एक बार जब पैरेलल में कनेक्ट किया कितना हीट प्रोड्यूस किया है, तो वो जो है उनके हीट का रेशियो निकालना कितना होगा, ये बताना है हमारा। ये सवाल समझ में आ रहा है? आप बुक में सवाल दे रखा है, आप लोग एक्सरसाइज में इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज जो दे रखा है उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ये सवाल को। ठीक है, ये मैं करके दिखा रहा हूँ। क्या कि एनसीईआरटी के कई सारे सवाल अच्छे हैं और अक्सर घूम घूम के आते रहते हैं, तो मैं ये सवाल करके दिखा दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कैसे करना है। ठीक है, तो दो वायर जो है सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। दो वायर सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम डायमीटर के हैं, तो इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है। जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा व्हेन कनेक्टेड इन, पहला दे रखा हूँ, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है ना, आर इन सीरीज क्या हो जाएगा 2R, दोनों प्लस कर दिया, सीरीज में तो प्लस कर देते हैं, जानते हैं। इसी तरह से दूसरे कंडीशन में क्या दे रखा, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, आर पैरेलल कितना जगह R/2, ये आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 2R हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो R/2 हो जाएगा। अब क्या बताया कि जब भी कभी हम लोग हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड, यानी अगर पावर से कंबाइन करना चाहते हैं, पावर से कंपेयर करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। ये तो फिगर मैंने बता के समझा ही दिया है, मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, सॉल्यूशन करना भी है इसको, तो ये मिटा दे रहे हम लोग। क्या बताया कि जो अगर हम लोग ये जो दोनों वायर है जो सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट है, वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस से भी कनेक्ट है, यानी दोनों को सीरीज में लगा के पोटेंशियल डिफरेंस जितना प्रोवाइड करते, अगर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया तब भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर, इसको पावर कहते हैं। पावर इज इक्वल टू V²/R, ऐसे रिलेशन होता है V एंड R के टर्म में। यहाँ पे जो पोटेंशियल जो है सीरीज में लगाओ या पैरेलल में, दोनों में सेम आ रहा है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ करते हैं तो P1R1 इज इक्वल टू V², ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ये R ले लेते हम लोग, R इन सीरीज व्हेन द रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, पावर हो गया ये। और इसी तरह से ले रखा है जब पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो पावर इज इक्वल टू V²/RP ले लेते हैं। ठीक है, ये P इंटू RP इज इक्वल टू V², ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस सब प्रोवाइड कर रहे हैं वो दोनों जगह से सेम है, तो P1RS एंड P2RP ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये V जो है ना दोनों केस में बराबर है। कितनी बात में जब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, P1RS P2RP ये दोनों बराबर हो गया। यहाँ पे जो हम लोगों ने किया है P1RS, हम लोग ये भी कह सकते हैं पावर कंज्यूम व्हेन इट इज इन सीरीज। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, और यहाँ पे कहेंगे पावर कंज्यूम व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। कितनी बात समझ में आई? ये हो गया पावर कंज्यूम वे कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू V²। यहाँ पे पावर कंज्यूम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये V² दोनों में पोटेंशियल सप्लाई तो दोनों के लिए सेम है, तो इस तरह से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के बराबर हो जाएगा। और जब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के बराबर हो जाएगा तो हम लोग PS/RS इज इक्वल टू PP/RP कर दिया। ठीक है, हमें चाहिए पावर कंज्यूम इन सीरीज अपॉन पावर कंज्यूम इन पैरेलल का रेशियो चाहिए, तो ये हो जाएगा RP यहाँ से बच जाएगा, ये RS इसके नीचे चला जाएगा। कितनी बात में आगे चले, और ये जो है RP का जो वैल्यू है R/2 है,
ये आर पी का वैल्यू जो है ना R/2 है, यहाँ से ले लिया, और आर एस का 2R है। कितनी बात सुनी? तो पी एस अपॉन पी पी इज इक्वल टू, ये R से R कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है, 1/4 हो जाएगा ये, और इसका पी एस अपॉन पी पी इज इक्वल टू 1:4 का रेशियो आ जाएगा। और इस तरह से इसका सी आंसर आएगा हमारा। कितना आंसर आ जाएगा ये? सी आंसर आ गया, 1:4। समझ में आई बात? यहाँ पे क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं? फॉर्मूला तो वही यूज़ कर रहे हैं, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन आर का, लेकिन यहाँ पोटेंशियल जो प्रोवाइड किया जा रहा है सीरीज में और पैरेलल में, दोनों कंडीशन में पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे सेम है, तो हम लोग पोटेंशियल को इक्वेट कर दे रहे हैं, पोटेंशियल को इक्वेट करते हैं, और फिर ये हम लोग रिलेशन ले रहे हैं पी एस आर एस पी पी आर पी, पी एस अपॉन पी पी इज इक्वल टू आर पी अपॉन आर एस, ये वैल्यू डाल दिया 1/r, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी सवाल पलटने का चांस है, जैसे ये तो बुक के हिसाब से दे दिया और ये 1:4 आप याद कर लोगे एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन अगर इसी सवाल को बदल के अगर कर दिया, कभी कभी क्वेश्चन में ट्विस्ट मारते हैं, तो ये आर पी सॉरी पी पी अपॉन पी एस अगर ले ले, यानी ये उल्टा कर दे, इसको उलट दे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4:1, 4:1 आ जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पी एस अपॉन पी पी चाहिए, पावर कंज्यूम्ड कनेक्टेड इन सीरीज, हीट प्रोड्यूस इन कनेक्टेड इन सीरीज अपॉन हीट प्रोड्यूस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सीरीज एंड पैरेलल का होगा तो 1:4 हो जाएगा, और अगर इसी को उलट के पी पैरेलल कनेक्टेड सीरीज कनेक्टेड कर दिया तो 4:1 हो जाएगा। तो ये आपके बुक में ऑलरेडी सवाल ये दे रखा है, ये वाला 1:4 ये आंसर हो गया ये वाला। लेकिन कंपटीशन में क्या होता है कि एज इट इज़ भी दे देता है और बदलने का भी चांस रहता है। अगर बदलेगा तो ये इस तरह से बदल सकता है। तो जब कोई क्वेश्चन दिया रहेगा ये और आपको पढ़ के अंदाजा लग जाता है कि एनसीईआरटी का बुक का है, तो आप फिर ये डिसाइड करिए कि कौन सा पी एस अपॉन पी पी है या पी पी अपॉन पी एस है, ये वाला ध्यान करने का है। यहाँ पे बदलने का चांस है। तो आसान सवाल तो है, बुक का है, आपको आंसर भी याद होगा, लेकिन ये ट्विस्ट यहाँ पे होने का चांस है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। कितनी बात समझ में? आगे चले हम लोग, समझ में बात आ रही है? सबको आ रही है यहाँ? आगे चले अगला